हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं DCRT 03 का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द एलिमेंट ABC हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो मैं बताऊँ आपको कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की तो फाइनली वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी के बेसिस पे अपन ये सॉल्यूशन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 में तो देखिए ए की बात कर रहा है तो A+1 शो कर रहा है, बी जो है ये अपना +3 शो कर रहा है एंड सी जो है वो -2 शो कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली जो होना चाहिए ये पूरा का पूरा जैसा भी मॉलिक्यूल बने वो न्यूट्रल होना चाहिए। अब ऑप्शन के अनुसार अपन चले तो A2BC, तो देखिए A2BC बनेगा तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, A2 मतलब +2, बी से आएगा +3 और सी से आएगा -2, तो टोटल ऑल चार्ज इस पर +3 आ जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली AB2C3 देखें तो AB2 दोनों को कंबाइन कर दिया तो +1 और +3 एंड +1 तो +4 × 2, तो ये हो जाएगा 8 और C 3 कर दिया तो C -2 है और ये 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 6, अभी भी 2 आ रहा है। सिमिलरली थर्ड देखते हैं AB2C4, AB2 एंड C4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही होगा क्योंकि AB2 से आ जाएगा आपका +4 × 2 प्लस -2 × 4, तो ये फाइनली 0 आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। और चौथे में भी आप ट्राई कर सकते हो A2B3C4, तो A2 से आ जाएगा +2 एंड B3 से आ जाएगा +9, A2 से आएगा +2, B3 से आएगा +9 एंड C4 से आएगा -8, तो ये भी आपका देखिए 11 और ये 3 बच रहा है, तो ये चार्ज न्यूट्रल नहीं है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप देख लो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे उतने ज़्यादा अनपेयर्ड रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अनपेयर्ड है तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा एसिड होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। HClO से ज़्यादा होगा HClO2, से ज़्यादा होगा HClO3, से HClO4। तो ये देखिए ये +1 में है, ये +3 में है, ये +5 में है और ये +7 में है पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो एसिडिटी, एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड। तो ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और एस्पिरिन इसका आंसर होगा। एस्पिरिन एंटासिड नहीं है, एस्पिरिन एक पेन किलर है। बाकी सब थोड़े बहुत माइल्ड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, माइल्ड हाइड्रोक्साइड मतलब बेसिक हैं, हल्के नेचर के, तो ये एंटासिड की तरह काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट ये दिया हुआ है CH3 I2 एंड NaOH। जैसे आपने ये रिएजेंट देखा तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये है क्या बेसिकली। तो ये है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करता है कि ये देखता है कि अल्फा H है कि नहीं ये कार्बोनिल कंपाउंड के बगल में। ठीक है, तो अगर ये अल्फा H है तो यहाँ से ये क्या दे देगा, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ एसिड तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जो हमारे पास एसिड आया था उसका सॉल्ट प्लस आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, येलो PPT दे देता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी टू प्रिपेयर 3-chloroaniline फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, तो एनिलीन बनाना है, उसके बाद हमें
वहाँ पे उसके थर्ड पोजीशन पे मीन्स मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगाना है। तो ये रिएक्शन कैसे बनेगी देखिए। तो ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं और ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाना है तो अपन डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अपने को यहाँ बेंजीन से 3-क्लोरोबेंजीन पे जाना है, एनिलीन पे जाना है, सॉरी। ये अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन करा दीजिए। नाइट्रेशन करा देंगे तो ये फाइनली बेंजीन इसके किसी भी पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। अब चूंकि आपको मालूम है कि NO2 जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब क्या हुआ कि 1 2 3, तो यहाँ अगर आप क्लोरिनेशन कराते हैं तो ये इसके थर्ड पोजीशन पे जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। अब जब इसका रिडक्शन आप कराएंगे तो ये जो हमारा NO2 नाइट्रो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रिडक्शन। तो ये फाइनली NH2Cl और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले नाइट्रेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर रिडक्शन। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हो इन वुड्स रिएक्शन एंड Na डाईथर विच कंपाउंड डज नॉट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है, CH3Cl है एंड CH3CH2Cl है। तो देखिए वुड्स रिएक्शन में मैक्सिमम कितने रिएक्शन हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे हमने क्या किया, CH3Cl को कंबाइन कर लिया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। तो यहाँ से CH3 मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा हमें। सिमिलरली और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि CH3Cl लिया और इसको ले लिया, तो ये कंबाइन कर जाएगा और फाइनली आपको क्या दे देगा, ये दे देगा C3H8। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसी के एक और मोल्स को ले लेते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड प्लस सिमिलरली यही ले लिया, तो ये बनेगा C4H10, ठीक है। अब ये सारी पॉसिबिलिटी है तो C2H6 भी हमें मिल गया, C4H10 में मिल गया, C3H8, C5H12 ये कैसे भी नहीं बनेगा। आप दोनों कंबाइन करके देख रहे हैं तो भी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन से प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है इन विच ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर रहा है, यहाँ बोल रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें देखिए CF3 पहला ऑप्शन देखते हैं, CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो कर देता है। क्योंकि बाकी देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हमारे पास मोर एफिशिएंट पॉजिटिव कैटायन बनता है। फिर से समझते हैं, जैसे CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, HCl से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ से अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा। तो ये H प्लस और माइनस अगर जुड़ते भी है तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CF3 CH2 एंड CH2Cl, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहाँ पे मोर नंबर ऑफ H है वहाँ पे हमारा फाइनली नेगेटिव चार्ज वाला ऐड ऑन हो रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं अपन कि जैसे दूसरे में बात करें तो CH3 CH2, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप लग रहा है। सेकंड की बात करें तो CH3 CH CH2, तो यहाँ पे देखिए ये EWG है तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, माइनस चार्ज आया। तो इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखो तो
तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसको और ज़्यादा बैलेंस करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं देगा। सिमिलरली बाकी भी अगर आप चेक करें तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है, और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है तो Cl ग्रुप कहाँ ऐड होगा ये हमें देखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सॉरी, तो ये माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू नहीं जा रहा है, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट ही बन रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो पहले की बात करें अगर, ठीक है, चलिए स्टेबल तो है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये स्टेबल कैसे होगा कि अगर यहाँ माइनस चार्ज आ जाए और यहाँ प्लस चार्ज आ जाए तब ये स्टेबल हो सकता है। लेकिन चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन में माइनस जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये स्टेबल नहीं है। सेकंड की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये स्टेबल है, बिल्कुल है, स्टेबल तो है। नेक्स्ट देखते हैं CH3CPH, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3, ये भी स्टेबल है, बट हमें पूछा गया मोस्ट स्टेबल, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज 3 अलग अलग बॉन्ड्स में, वो भी एरोमेटिक रिंग के अंदर जाके डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर फाइनली 5, 6, 7, ये 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो 9 में भी पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइंस इज मोस्ट स्टेबल। पहला देखिए, पहला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी स्टेबल है ना। थर्ड की बात करें तो थर्ड के बगल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसके पास ये ज़्यादा डीलोकलाइज हो पाएगा, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लिस्ट बेसिक एमंग द फॉलोइंग एज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो लिस्ट बेसिक की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहले की बात करें तो पहला बेसिक है, बिल्कुल है। पहला बेसिक है, लेकिन जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं। दूसरा pyridine, ये भी बेसिक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री हैं, डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। तीसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री था तो बेस बन सकता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये भी बेस बन सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर है बट ये डीलोकलाइज है, रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन करा है एरोमेटिसिटी की वजह से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथे में भी देखिए, चौथे में भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो इसमें पूछा गया लिस्ट बेसिक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीओसी के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, सिग्मा पाई का कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर्स का कंजुगेशन होना चाहिए। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन नंबर 11, पहला है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे देखिए कंजुगेशन है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस कर जाएगा। दूसरा CH2 CH3, यहाँ पे देखिए यहाँ सिग्मा पाई का कंजुगेशन बिल्कुल ही नहीं है, ये प्लस अगर कहाँ से आप सोच ही नहीं सकते, यहाँ कंजुगेशन नहीं है तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। थर्ड देखते हैं CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ फिर से देखिए सिग्मा पाई का कंजुगेशन है तो ये रेजोनेंस कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस कौन सा नहीं शो कर रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ
फॉलोइंग अल्किन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 में क्या पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो पहला देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। सेकंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड C। थर्ड देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लेंगे। तो देखिए अल्फा एच काउंट कर रहे हैं, इसको रख लिया। तो यहाँ पे अल्फा एच कौन है, पहला कार्बन के बाद वाला। देखते हैं कार्बन से अटैच जितने हमारे पास हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 3 3, तो ये 9 हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर की अगर बात करूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा, 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, ये हो जाएगा ऑर्डर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ मोस्ट बेसिक। तो फिर से यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे कि लोन पेयर कौन सा डीलोकलाइज है और नहीं है। जो डीलोकलाइज होगा वो लिस्ट बेसिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है तो बेस बन नहीं पाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में है NH2, देखिए पहला है NH2 CH3। तो यहाँ देखिए ये डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये तो मतलब बेस बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, इसके लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज है। सेकंड में भी वही सीन है, रिंग के अंदर लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड देखते हैं, और थर्ड में देखिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये लोन पेयर एज इट इज रहेगा और ये आसानी से डोनेट किया जा सकता है। तो ये अच्छा बेसिक होगा, तो मोस्ट बेसिक यही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा फिर से रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर्स। तो आइसोमर्स की बात करते हैं यहाँ पे और ऑप्शंस चेक करते हैं। तो पहले में तो 4 कार्बन है और 4 कार्बन के रिंग है, पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि DU अगर निकाल के देखेंगे तो DU 2 हो जाएगा, तो एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये पॉसिबल है। सेकंड में देखें तो 2 कार्बन की चेन है, 2 OH है। तो पहले सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। थर्ड में 2 कार्बन 1 Br और 3 कार्बन 1 Br, यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आइसोमर तब बनता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यहाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्साइम्स फॉर्म्ड व्हेन सेकेंड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। ओके, सेकेंड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन, देखो मिथाइल कीटोन का पहला मेंबर ये हो जाएगा और सेकेंड मेंबर क्या होगा, मिथाइल तो एज इट इज रहेगा, कीटोन में C2H5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अपन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH के साथ। तो क्या होगा देखिए, अगर ये रिएक्शन कर भी लिया NH2OH के साथ,
तो ये फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 C2H5 डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कौन मिलेगा, एक सिन मिल जाएगा। मान लो मैंने बोला CH3 को, तो CH3 के रिस्पेक्ट में OH अभी राइट नाउ ऑपोजिट में है, तो ये बोल सकते हैं CH3 के रिस्पेक्ट में अगर इसको मैंने मान लिया सिन है, तो एक बार ये फ्लिप करेगा, ओ ऊपर जाएगा, लोन पेयर नीचे आएगा, तो वो एंटी होगा, तो यहाँ से सिन और एंटी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ओनली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ये आप होपफुली सबने कर लिया होगा। देखिए इसको देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको सारे का हाइब्रिडाइजेशन पता करना था और इजीली आप पता कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए पहले की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये कार्बन, तो टोटल स्टेरिक नंबर काउंट कर लेते, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ CH2 हो जाएगा 2 + 1, तो ये sp2 है। सिमिलरली ये भी sp2 है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 बॉन्ड्स बने, एक H बचा है, तो 1 2 3 sp2, यहाँ पे भी sp2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं, ये CH3 है, ये sp3 है, ये गलत हो जाएगा। ये CH3 है, ये भी sp3 है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ये sp3 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 में पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ सिन इथाइल फिनाइल कीटोक्साइन। सिन किसके रिस्पेक्ट में, इथाइल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और कीटोक्साइन की बात कर रहा है, तो देखो ये आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड N, अगर pH यहाँ है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, इथाइल की बात कर रहा था, इथाइल, तो इथाइल के रिस्पेक्ट में हमें सिन अगर पता करना है, तो इथाइल के रिस्पेक्ट में हमें OH लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन आप करेक्ट कर लो, देख लो, चेक कर लो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो 18 की में पूछ रहा है अमोंग NiCO4 NiCN4 2 नेगेटिव एंड NiCl4। ये तो कितनी बार आपने कर लिया होगा होपफुली। ठीक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो NiCO4 ये डाया है ना, और ये sp3 NiCl4 2 नेगेटिव, ये पैरा है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो बैक पेयरिंग नहीं होती है, और ये भी sp3 और NiCN4 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बैक पेयरिंग हो जाती है, तो ये है आपका डाया एंड DsP2। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में कह रहा है पहले में NiCO4 एंड NiCl4 आर डायमैग्नेटिक, गलत है, क्योंकि NiCl4 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाई स्पिन मतलब बैक पेयरिंग नहीं होगी, और D4 ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे हुई थी, जल्दी सोचिए और बताइए। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हुई थी तो T2G ऊपर गया था, है ना, गलत, EG ऊपर जाता है। ठीक है, तो EG ऊपर जाता है, EG ऊपर गया, T2G नीचे आया, और हाई स्पिन है तो बैक पेयरिंग नहीं होगी, ये हो जाएगा। ठीक, अब CFSE की बात करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो बैरी सेंटर से ये +3.5 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये नीचे वाला -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो मैं लिखा 1 × +3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3 टाइम्स -2/5, 3 टाइम्स क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन्स है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये फाइनली आ गया -3/5
डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स शोज 2 GI cis and trans, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में कह रहा है CONH3 Cl En2, CONH3 Cl En2 2 पॉजिटिव। ये कह रहा है 2 GI शो करेगा, बिल्कुल देखिए किस टाइप का है, MEN2, तो AA2 टाइप का और AB इस टाइप का ये मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल ये GI शो करेगा। देखिए कैसे, मैंने ले लिया एक बार मैंने AA यहाँ रखा, AA यहाँ रखा, A एंड B को ट्रांस पे रख दिया, तो ये ट्रांस हो जाएगा। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसको बीच से प्लेन से अगर आप काटते हो तो जैसा इधर रहेगा वैसा इधर रहेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ट्रेस, अब थोड़ी सिस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रांस आइसोमर विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बिल्कुल गलत है। सिस आइसोमर विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बिल्कुल सही है। बोथ ट्रांस एंड सिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बिल्कुल गलत है। नाइदर सिस और ट्रांस, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाई ब्रोमिडो बिस इथिलीन डाईअमीन क्रोमियम ब्रोमाइड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो डाई ब्रोमिडो, तो Br2 लगा दो, Br2 लगा दिया। अब क्या कर रहा है, बिस इथाइलिन डाईअमीन, तो En2 2 टाइम्स। ठीक है, क्रोमियम लगा दो भाई Cr। फिर क्या कर रहा है, ब्रोमाइड, तो Br लगा दो। और यहाँ पे 3 चार्ज होने चाहिए, तो ये तो वैलेंस हो गया सीधे सीधे, तो यही हो जाएगा। तो ये देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा बोला था वैसे ही करते जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है अ पीटी कॉम्प्लेक्स ऑफ NH3 एंड Cl प्रोड्यूसेस 4 आयंस पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर 4 आयंस पर मॉलिक्यूल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 1 आयन, ये टूटेगा तो एक ही देगा। बाहर में कितने आने हैं, बाहर में कितने होने चाहिए, 3। ये समझ में आया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 1 आयन, ऑफ कोर्स अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर टूटता है तो ये तो अंदर वाला टूटता नहीं है, तो ये तो 1 ही रहेगा। ये बाहर वाला क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली हमें देखना है कि कैसे इसको बैलेंस करें। तो देखो PtCl4 6 NH3, देखो यहाँ सारे में प्लेटिनम +4 पे है, तो +4 अगर रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को भी बैलेंस करना है। तो जैसे पहले की बात कर ले, तो अगर मान लो मैंने लिखा PtNH3 होल 6 Cl4, अगर पहला बनाता हूँ मैं तो PtNH3 होल 6 और Cl4, अगर ये होगा तो ये टूटेगा तो टोटल 5 आयंस देगा, ये गलत हो गया। सेकेंड है PtCl4 5 NH3, ये काम बना देगा। देखिए PtNH3 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना लेना है, 6, क्योंकि प्लेटिनम +4 पे है, तो ये एक और Cl अंदर डालो और ये लिख दो Cl3, तो ये टूटेगा तो 4 आंसर, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट PtCl4 2 NH3, ये सारे के सारे अंदर ही रह जाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखना है। और PtCl4 4 NH3, अगर ये निकलेगा तो टोटल 2 + 1 टोटल 3 आयंस देगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड। मेटल कार्बोनिल से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये मान के चलो, और ये आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, मेटल कार्बोनिल से हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। तो मैंने आपको बता रखा है मेटल CO, इस पर जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा वो इतना ज़्यादा इसको इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ये कब हो रहा है, जब निगेटिव है।
तो इसका मतलब क्या, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। चेक कर लो। तो पहला MnCO5 यही सही है, MnCO6 प्लस ये सही है, CrCO6 गलत है, BCO6 माइनस चार्ज आ गया, ये गलत हो गया, फिर CO5 न्यूट्रल है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। 24 की बात करें, इन द कोऑर्डिनेशन नंबर Na4FeCN5 NOS ऑक्सीडेशन से, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जनरली ये रहता है कि Na2FeCN5 NO का रिएक्शन अपन कराते हैं Na2S के साथ। ठीक है। तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बोलते हैं। कुछ नहीं होता है, ये जो होता है ना, ये सल्फाइड आयन H2- ये रिएक्ट करके NOS बना लेता है और बाकी सब एज इट इज रहता है। तो कुछ नहीं है, Na4FeCN5 और NO की जगह NOS आ जाता है, मोनोथायोनाइट्राइट। ठीक है, मोनोथायोनाइट्राइट। ये कैसे आया होगा, देखो ये NO2- रहता है, अगर इसमें से आप एक ऑक्सीजन को हटाते हो और सल्फर ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, NOS। तो यहाँ पे बस लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, लिगेंड एक्सचेंज की वजह से कलर चेंज होती है। ठीक है, दैट्स वाई ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, और ये होता है +2, ये +2 होता है। देखिए Na2 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, -3 का चार्ज आया, ये क्या है -5, मतलब ये न्यूट्रल रहता है। अब समझ में आई। तो फाइनली इस पर +2 का ही चार्ज रहता है, ये आपको जानना था, इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, KMnO4 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल सही बात है। और Ki के साथ अगर रिएक्शन करता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आयोडेट बनाता है, IO3-। ठीक है, KMnO4 जो रहता है MnO4- अगर I2 के साथ Ki के साथ रिएक्शन करता है अल्कलाइन मीडियम में, तो ये बनाएगा आयोडेट। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल एक्वा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन कौन मोस्ट स्टेबल बनाएगा, तो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है, चार्ज ज़्यादा रहेगा तो उसके नज़दीक आएंगे H2O मॉलिक्यूल्स और वो उतना स्टेबल होगा। ठीक है भाई, चार्ज सब पे बराबर है, तो क्या करोगे, तो H2O मॉलिक्यूल नहीं आ रहे हैं तो H आ जाए, H मॉलिक्यूल, H2O में क्या है, ऑक्सीजन और H है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है, तो ये H आ जाए। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास H ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा लिगेंड उतना उसके पास आना चाहेगा। ठीक है, तो देखिए Mn+2 की बात करते हैं, तो अगर Mn+2 की बात करें तो ये क्या है, D5 कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से Fe+2 D6 कन्फिग्रेशन, फिर CO+2 D7 कन्फिग्रेशन एंड Ni+2 D8 कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, है ना, बोलो, नहीं गलत है, ये सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे क्योंकि H2O वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हम ये देख लेंगे कि मोर इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, मोर इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, D8 कन्फिग्रेशन, और D8 कन्फिग्रेशन बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया तो यहाँ पे बैक पेयरिंग नहीं होगी और जो एनर्जी निकली वो ऐसी ही रहेगी, तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड टू Na2CrO4। ओके, K2CrO4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें बोल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिफर्ड टू सोडियम डाइक्रोमेट फॉर यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एज प्राइमरी स्टैंडर्ड बिकॉज, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी स्ट्रेंथ डिफर कर जाती है। तो टाइट्रेशन में हम वही यूज करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ डिफर ना करे हमारे सॉल्यूशन की, जिसका हम जो भी टाइट्रेट है या टाइट्रेंट है जिनका हम
टेस्ट कर रहे हैं वो उसका स्ट्रेंथ सही आना चाहिए। अब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये इम्प्योरिटी टाइप से हो गई, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ डिफर करती है। दैट्स वाई हम Na2Cr2O7 नहीं लेते, हाइग्रोस्कोपिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। MnF6 बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। मैग्नीज के ऊपर 6 फ्लोराइड बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हो आप। MnF4 कर सकते हैं, ठीक है, 4 है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो विच पेयर ऑफ सब्सटेंस गिव सेम गैसेस प्रोजेक्ट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। देखो पहला ऑप्शन Ca+H2O। अब कैल्शियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कैसे, तो ये देखो 2A का मेटल है और मेटल है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, और मेटल की टेंडेंसी है कि ये रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसकी साफी वैल्यू बहुत अच्छी होती है 1A और 2A वाले मेटल्स। तो देखो ये इसको रिड्यूस तो कर नहीं पाएगा, पहले से ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इसको रिड्यूस करेगा, और इसको अगर रिड्यूस करेगा तो ये +1 है, तो +1 से ये 0 पे भेजेगा तो ये H2 बना लेगा, ठीक है, और ये बना लेगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब बात करते हैं CaH2 की प्लस, तो यहाँ देखो ये पहले से ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये H- है, तो इसको तोड़ो Ca2+ और 2H-, यहाँ से इसको तोड़ो OH-, H पॉजिटिव, 2 मोल्स ले लेते हैं, तो देखो ये कंबाइन कर जाएगा, तो ये फाइनली बनाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, तो दोनों में H2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला हम चेक करते हैं Na2O2। Na का रिएक्शन हमने कराया तो सेम यही है, मेटल है तो Na रिएक्शन करेगा Na+H2O, तो ये बनाएगा NaOH प्लस H2। बट जब अपन Na2O2 का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो देखो होता क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, आप इसको तोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2Na पॉजिटिव और O2 2-। बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके पास क्या है, वाटर के पास OH- प्लस H+, तो यहाँ से मैंने 2OH- 2H+ लिया, बेसिकली 2 मोल्स ऑफ H2O मैंने ले लिया, तो आप देखो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, Na+ OH- के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये 2H+ यहाँ अटैच हो जाएंगे, तो ये फाइनली देगा हमारे प्रोडक्ट को, क्या देगा, फाइनली ये देगा NaOH प्लस H2O2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट H2 मिला था, यहाँ प्रोडक्ट H2O2 मिल रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं K+KO2, तो फिर से K है, पोटेशियम है, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो KOH प्लस H2 देगा, लेकिन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, अगर इसको फिर से तोड़ लो तो आप लिखो K+ प्लस O2-, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये टूटता है तो O2 2- देगा प्लस O2 गैस देगा, और ये H2O है तो H+ प्लस OH-, तो ये OH- इसके साथ चला जाता है, ये H+ इसके साथ चला जाता है, O2 2- पर ऑक्साइड के रिएक्शन अभी जस्ट पहले बताया था आपको मैंने, थोड़ा बैक जाओगे पता चल जाएगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट जो देगा वो देगा KO2 प्लस H2O, ये फाइनली देगा KOH प्लस H2O2 प्लस O2 गैस, तो ये भी मैच नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है Ba और बेरियम परऑक्साइड, सेम ऐसे ही देगा BaOH होल ट्वाइस, और बेरियम परऑक्साइड क्या देगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस परऑक्साइड है तो वो H2O2 दे देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें कह रहा है कि सेम गैसियस प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि Ca एंड CaH2 में मिल रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिपीट से देखिए, समझिए इसको क्या मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। व्हेन सोडियम इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट एयर, तो मॉइस्ट एयर में सोडियम को प्लेस्ड करेंगे, तो सोडियम देखिए, सोडियम को अगर मॉइस्ट एयर में प्लेस्ड करेंगे तो ये एयर से वाटर लेगा, ठीक है, मॉइस्ट एयर है, वाटर लिया तो ये फाइनली NaOH बना लिया, प्लस एयर में CO2 भी रहता है तो ये फाइनली Na2CO3 बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा देर तक रखा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एस ब्लॉक वाले क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझते हैं। ऑल अल्काली सॉल्ट्स इम्पार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक
कलर टू बंसन फ्लेम, ठीक है, ये करेक्ट है, सारे देते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नहीं देता है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्काली मेटल इज डाउन द ग्रुप। इंक्रीज करता है क्योंकि कार्बोनेट जो है पॉली एटॉमिक एनायन है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर पॉली एटॉमिक एनायन है तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएगा वहाँ आयनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े साइज के एनायंस आने शुरू हो जाएंगे। तो आयनिक करेक्टर अगर बढ़ेगा तो लैटिस बहुत अच्छे से स्टेबल हो पाएगी और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। थर्ड है एमॉन्ग द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सीजियम आसानी से अपना सीजियम प्लस पे जा सकता है और तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट है द सोलबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हाइड्राइड्स फॉलो द ऑर्डर, और ये गलत है। देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे अल्काली मेटल्स की हाइड्राइड सोलबिलिटी जो होती है डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है, क्योंकि छोटे साइज का एनायन है हाइड्राइड, जितने छोटे साइज के एनायन हो, हाइड्राइड हो, फ्लोराइड हो या हाइड्रोक्साइड है, इसकी सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है, ठीक है। चलिए तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 32 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, तो इसे चेक कर लो आप, तो रुबिडियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज बिल्कुल नहीं, ये तो डी ब्लॉक का है। थैलियम ये पी ब्लॉक का है। तो ऐसे जब अलॉन्ग द पीरियड जब जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर घटता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, तो ये कह रहा है pH3 कांट बी प्रिपेयर्ड बाई। तो देखो pH3 ये तो डायरेक्ट आपको मतलब याद ही करना पड़ेगा, H3PO4 की हीटिंग करते हैं तो वहाँ से pH3 हमें नहीं मिलता है। कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CaOH होल ट्वाइस प्लस pH3 गैस रिलीज हो जाती है। सिमिलरली H3PO2 को हीट करेंगे तो ये H3PO4 प्लस pH3 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एक हायर और लोअर पे जाता है, ये समझना जरा। Ca3P2 हाइड्रोलिसिस करा लिया तो ये तो वही है Ca2 पॉजिटिव प्लस OH माइनस है, Ca2 पॉजिटिव और P3 माइनस, यहाँ से H पॉजिटिव OH माइनस, तो ये OH माइनस Ca2 पॉजिटिव के साथ जाएगा, ये H प्लस P3 माइनस के साथ जाएगा, तो ये बना लेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस pH3। सेकेंड देखते हैं H3PO2 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है आप उसकी हीटिंग कराओगे तो एक ऊपर में जाएगा एक नीचे में जाएगा, तो ये बनाएगा H3PO4 प्लस pH3 गैस। थर्ड की बात करते हैं H3PO4 की हीटिंग, तो H3PO4 की हीटिंग कराएंगे तो pH3 गैस नहीं मिलती है। और नेक्स्ट है P4 प्लस NaOH एक्वस, तो ये आपने पढ़ रखा होगा, NCERT में दे रखा है। P4 प्लस NaOH की अगर हीटिंग कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये फाइनली एक्वस मतलब H2O भी ले लिया, तो ये pH3 गैस प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड देता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड देता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3, इससे pH3 प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP इन बोरॉन फैमिली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद करना पड़ेगा, बेटा थैले में गाजर आलू नहीं है, बेटा थैले में गाजर आलू नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। इसका रीजन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ बेटा, आपको समझना ज़रा। तो देखो ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, तो समझना ज़रा। ये देखो बोरॉन इन थैला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और सिक्स्थ में आपको मालूम है F ब्लॉक की एंट्री होती है, तो F ब्लॉक की जब एंट्री होती है तो यहाँ पे F ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ ही रही है, तो ओवरऑल जो जेड इफेक्टिव होता है यहाँ बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने के कारण बोरॉन के बाद थैलियम आ जाता है। अब नेक्स्ट इन दोनों की बात करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की एंट्री होती है तो गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, बट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं तो जेड इफेक्टिव यहाँ ही बढ़ जाता है, तो गैलियम और एल्युमिनियम में भी ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। तो ये गैलियम फिर एल्युमिनियम और इंडियम लास्ट में आ जाते हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो HCF2 रिएक्ट्स विथ SbF5, तो ये जब रिएक्ट करता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा HCF प्लस SbF6,
ठीक है, तो ये बन जाता है आपका फाइनली प्रोडक्ट। XeF2 रिएक्ट करेगा SbF5 के साथ और ये फाइनली प्रोडक्ट बनाता है XeF, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, और ये SbF6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लास में बहुत बार बताया गया होगा। तो जैसे Be2H4 इसमें बिल्कुल मिलता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, Al2CH3 इसमें भी मिलता है, सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, तो डाइमराइज करते हैं और डाइमराइज करने के बावजूद भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड मिलता है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NH3 वेट X के साथ रिएक्शन किया NH3 ड्राइव। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि NH3 से अपने को पानी निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें तो उससे अपना काम बन जाएगा। लेकिन ये समझना कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अगर मैंने एसिडिक मीडियम लिया P4O10 टाइप से कुछ लिया तो NH3 P4O10 बेसिक एसिडिक, ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी। दैट्स वाई अपन यहाँ पे क्या करते हैं CaO लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सिलिकेट हैविंग 2 मोनोवेलेंट ऑक्सीजन एटम इन ईच टेट्राहेड्रॉन यूनिट, तो ये जो होता है वो साइक्लिक सिलिकेट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि साइक्लिक सिलिकेट में O नेगेटिव O ये शेयरिंग होती है, तो साइक्लिक सिलिकेट में 2 हमारे ऑक्सीजन जो होते हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेट्राहेड्रॉन यूनिट में सिलिकेट हैविंग 2 मोनोवेलेंट ऑक्सीजन, तो ये अपने साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव SOS बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। देखो H2O6 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव कहाँ से आएगा, 2H+ जोड़ लो, तो बेसिकली क्या बना है H2H2O6, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। H2H2O6 तो ये थायोनिक एसिड्स का एक एग्जाम्पल है, तो ये बनाएगा SS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। सिंपल फंडा ये है कि सल्फर को +6 को वैलेंसी देनी है और साथ में जो हमारा सिमेट्री है उसको मेंटेन करना है, तो ये डाइथायोनिक एसिड है, तो SS बॉन्ड है इसके अंदर। नेक्स्ट है H2O8 2 नेगेटिव, तो ये कहाँ से आया होगा, ये H2H2O8 से आया होगा, ठीक है। तो थायोनिक आयन से O- ले लो, ठीक है। तो ये कैसे, ये मार्शल एसिड है, तो ये SOOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये यहाँ से आया होगा, OH ऐड कर लो, हटा लो आप, ठीक है। ये सोचने का तरीका था, बता रहा हूँ। तो यहाँ O बॉन्ड है। थर्ड देखते हैं S4O6 2 नेगेटिव, तो ये भी थायोनेट आयन सी हैं, तो इसमें देखिए S4 है तो ये हो जाएगा टेट्राथायोनेट आयन। ये कैसे बनेगा S4O6 2 नेगेटिव, ये कहाँ से आएगा S4O6 से आएगा, तो ये थायोनिक सीरीज है थायोनिक एसिड्स का, तो ये बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। तो देखिए इसमें SOS लिंकेज नहीं है। और चौथा है H2O7 2 नेगेटिव, ये ओलियम है, तो ओलियम का आयन है, तो इसको आप बोल सकते हो पायरो सल्फ्यूरिक आयन, जो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसी का ये एनायन है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पे बन जाएगा SOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो, पानी निकालो तो ये मिल जाएगा, और इसके H+ को हटा दो तो ये आयन मिल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर BF3 एंड BF4 माइनस, तो एक sp3 है और एक sp2 है, BF3 sp2 BF4 माइनस sp3, तो sp3 p कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सेम है BF3 एंड BF3 NH3, तो ये टेट्राहेड्रल बना लिया, तो BF बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोर्स BF3 में ज़्यादा रहेगी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। थर्ड है BF3 एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑन बोरॉन एटम, तो पहले में बोरॉन एटम की बात करें तो ये sp2 है और sp2 है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है बताओ 33। सेकेंड में ये टेट्राहेड्रल बना ले रहा है, BF3 NH3 बना ले रहा है,
तो यहाँ पे sp3 हो जाएगा, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर आ जाएगा बेसिकली 25%। ठीक है, तो ये आपका फाइनली बना लेगा। तो ये sp3 हो जाएगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% आ जाएगा। पर 25% अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो फाइनली डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें दे रहा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट है NSIS3 ट्राइसिलाइल अमीन एंड ट्राइमिथाइल नाइट्रोजन जो है, हाँ ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑन सेंट्रल एटम। तो पहला जो है ये sp2 बना लेता है, जो नाइट्रोजन है वो डीलोकलाइज हो जाता है, SI के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है, तो sp2 बना लेता है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर उसमें ज़्यादा हो जाएगा 33%। और दूसरा नाइट्रोजन एंड कार्बन है, तो कार्बन के साथ ये डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये फाइनली sp3 ही रहेगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 में ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में वही है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड व्हेन रिएक्ट्स विद Na2AC। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कुछ चेंज होता नहीं है, कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं होता, बस लिगेंड चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे NO था, वहाँ NOS हो जाता है, बाकी सब चीज़ सेम रहता है। ये आपको जानना है, ये नॉलेज है, ठीक है, ये जानना ही है। तो ये बेटा आपको जानना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज मिसमैच, और ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। पोलिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बिल्कुल सही है। क्यूपलेशन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर ये भी सही है। स्मेल्टिंग एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिल्कुल गलत है। स्मेल्टिंग में क्या होता है, स्मेल्टिंग में स्लैग का फॉर्मेशन होता है, और स्लैग का फॉर्मेशन SiO2 प्लस, मान लो मैंने ले लिया Fe के केस में, तो SiO2 प्लस Mg या MnO या CaO, ये सारी इम्प्योरिटी रहती है, तो ये स्लैग बनाता है, तो इसे स्मेल्टिंग बोलते हैं। कार्बन रिडक्शन साथ में मेल्टिंग फॉर्म में स्लैग मिलता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है इसमें कुछ भी, ये तो एसिड बेस रिएक्शन टाइप से है। देखिए ये बेसिक है और ये एसिड बेस रिएक्शन है, स्लैग की इम्प्योरिटी बाहर आ जाती है स्लैब के। रोस्टिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए रोस्टिंग में अपन क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स बोथ Mg एंड Ca। तो यहाँ को मुझ का मार्क करना डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट क्या होता है, CaCO3 प्लस MgCO3, तो ये आपका डोलोमाइट और होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, तो देखिए मैग्नेसाइट होता है MgCO3, मैग्नेसाइट, तो ये होता है आपका MgCO3। कैलामाइन होता है ZnCO3, और कार्नेलाइट होता है KCl.MgCl2.6H2O, और डोलोमाइट होता है MgCO3.CaCO3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हो, एट वेरी लो टेम्परेचर आइस क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक फॉर्म, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, टेम्प्रोरी हार्डनेस में बी रिमूव्ड बाय इधर, या तो बॉयल कर दो या फिर आप क्या करो CaOH होल ट्वाइस क्लार्क मेथड वो अप्लाई कर दो, तो वहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर आ जाती हैं। तो होपफुली आपने इस पेपर को बहुत अच्छा किया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड याद रखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी सॉल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।